हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीटीज क्लासेस। और आज का जो सेशन है वो नीट स्टूडेंट्स के लिए है। स्पेशली ऐसा देखा जाता है कि नीट स्टूडेंट्स जो हैं वो वेक्टर्स के कुछ बहुत ही कॉमन शॉर्टकट्स को यूज़ नहीं करते रिपीटेडली, और उनके वजह से उनके क्वेश्चंस का जो सोल्यूशन है वो लंबा हो जाता है। तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स जो वेक्टर्स से हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे नीट एस्पिरेंट्स के लिए। देखिए, जब मैं किसी नीट एस्पिरेंट से पूछता हूँ कि दो वेक्टर की परपेंडिकुलर होने की कंडीशन बताइए, तो जवाब मुझे बड़ा क्लियरली मिलता है कि भाई अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो ए डॉट बी की वैल्यू 0 होगी। और ये काफ़ी कॉमनली मैंने देखा है वो यूज़ कर पाते हैं आराम से, यानी ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन जब किसी दो वेक्टर के पैरेलल होने का कंडीशन आता है या क्वेश्चन में उसका यूज़ आता है, तो अक्सर मैंने देखा है कि वो तुरंत डिटर्मिनेंट के थ्रू उसको सॉल्व करने लग जाते हैं, जबकि आपको डिटर्मिनेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनके x कंपोनेंट का रेशियो, उनके y कंपोनेंट का रेशियो और उनके z कंपोनेंट का रेशियो इक्वल होना चाहिए। अगर ये तीनों कंपोनेंट के रेशियो इक्वल हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं। अगर ये रेशियो यानी k पॉजिटिव नंबर है तो a b के ही डायरेक्शन में होगा, और अगर ये रेशियो k एक नेगेटिव नंबर है तो a b के एंटी पैरेलल होगा। उदाहरण के तौर पे देखिए, इस एग्जाम्पल में कहा गया है कि आपको अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, और ए वेक्टर है अल्फा आई माइनस 3j प्लस 2k, और बी वेक्टर है 2i माइनस bj प्लस बीटा जे प्लस k, और ए और बी एक दूसरे के पैरेलल दिए हुए हैं। तो अगर हम x कंपोनेंट की रेशियो लें तो वो होगी अल्फा बाई 2, अगर हम y कंपोनेंट की रेशियो लें तो वो होगी -3 माइनस बीटा, और अगर हम z कंपोनेंट की रेशियो लें तो वो हो जाएगा 2/1। और उसके बाद हमें केवल इन इक्वेशंस को यूज़ करना है। अगर हम इस वाले और इस वाले रिलेशन को यूज़ करें तो हमें अल्फ़ा की वैल्यू 4 मिलेगी, और अगर हम जो बीटा का रिलेशन है उसको यूज़ करें तो हमें यहाँ से बीटा की वैल्यू 3/2 मिल जाएगी। ऐसे ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है जो आपको पैरेललोग्राम लॉ के लेंदियर कैलकुलेशन से बचा सकता है। तो ये है कि अगर दो वेक्टर्स हैं ए और बी और उनकी मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं, तो और दोनों की मैग्नीट्यूड अगर x हो तो वेक्टर a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी 2x cos थीटा बाई 2, एंड वेक्टर a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी 2x sin थीटा बाई 2। ठीक है, इसके लिए याद रखिए इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि a और b जो हैं उनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल होने चाहिए और दोनों के बीच का एंगल थीटा होना चाहिए। हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b। ऐसे ही एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है जिसको कि अक्सर मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स इंप्लीमेंट नहीं करते नीट एस्पिरेंट्स, और उनकी पैरेललोग्राम लॉ की कैलकुलेशन लेंदी हो जाती है। वो ये है कि अगर दो वेक्टर्स ए और बी हैं जो कि थीटा एंगल पे इंक्लाइंड हैं और उनकी दोनों की मैग्नीट्यूड अगर x हो, तो जो रिजल्टेंट होगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू 2x cos थीटा बाई 2 होगी, और जो डिफरेंस होगा यानी a वेक्टर माइनस b वेक्टर, उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी दैट विल बी 2x sin थीटा बाई 2। एक काफ़ी हैंडी फार्मूला है, इसको आप बहुत जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट और है कि अगर a, b और c तीन कोप्लानर वेक्टर्स हैं तो उस केस में किसी भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट का अगर डॉट लिया जाए किसी जो तीसरा वेक्टर उसके साथ, तो हमारा रिजल्ट 0 आएगा। यानी a डॉट बी क्रॉस सी करें या c डॉट ए क्रॉस बी करें या b डॉट सी क्रॉस ए करें, द आंसर विल बी 0। और इसलिए क्योंकि चूंकि तीनों वेक्टर सेम प्लेन में हैं, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा किसी भी दो वेक्टर का वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, एंड ऑब्वियसली इट विल बी परपेंडिकुलर टू द थर्ड वेक्टर। अगला जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है वो ये है कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ 3 और मोर वेक्टर्स इज 0, देन इट मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन दैट द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड amongst all the vectors must be less than or equal to sum of magnitudes of all other vectors। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर 3 या 3 से अधिक वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 आना है तो ये तभी संभव है जब उनमें से जो सबसे लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बाकियों के मैग्नीट्यूड के जोड़ से या तो कम हो या फिर बराबर हो। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक क्वेश्चन यहाँ लिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ मैग्नीट्यूड विल नॉट प्रोड्यूस 0 रिजल्टेंट when taken in form of vector। अब आप देखिए इनमें से किसका रिजल्टेंट 0 नहीं आएगा, ये हमें मार्क करना है। तो अगर मैं चलता हूँ सबसे पहले मान लीजिए ऑप्शन बी की तरफ, ठीक है, तो इसमें देखिए चारों ऑप्शंस बराबर हैं। ठीक है, अब इसमें से आप किसी भी एक को अलग करेंगे तो बाकियों के सम से कम होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ 0 रिजल्टेंट पॉसिबल है। वैसे भी ये एक रोम्बस एनक्लोज कर लेगा, और अगर पॉलीगन एनक्लोज हो जाता है तो रिजल्टेंट 0 पॉसिबल होगा। अब हम आते हैं से फॉर सी पे। अब इसमें जो लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड है वो है 20, और अगर इसको हम कंपेयर करें बाकियों के सम ऑफ मैग्नीट्यूड से तो हमें दिखेगा कि मैग्नीट्यूड इक्वल आ रहा है, यानी जो लार्जेस्ट है उसकी मैग्नीट्यूड बाकियों के सम से इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ भी रिजल्टेंट 0 पॉसिबल है।
अब देखिए, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, ये इसका मैग्नीट्यूड 7 है, इसका मैग्नीट्यूड 10 है। अगर इनको एक्स डायरेक्शन में मान लें तो इनको हम 3 आई कैप, 7 आई कैप और 10 आई कैप लिख सकते हैं। और एक ही वेक्टर जो -20 आई कैप का होगा वो इनके साथ मिलकर 0 रिजल्टेंट दे देगा। तो अगर मैग्नीट्यूड्स जो इक्वल भी आ रही हैं, लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड और बाकियों के सम के अगर वो बराबर आ जाता है तो भी रिजल्टेंट 0 पॉसिबल है। अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर डी पे। लेट्स चेक डी। तो डी को अगर देखें तो लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड यहाँ फिर से 20 है और जो बाकियों की सम है वो है 22। तो 22 से अगेन 20 देखिए कम है ना। तो अगर लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड बाकियों के सम से कम हो तो अगेन रिजल्टेंट 0 पॉसिबल है। लेकिन अगर हम इस ए ऑप्शन में चले जाएं तो हमें साफ साफ दिखता है कि जो लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड है यानी 20 वो बाकियों के जोड़ से ज़्यादा है। बाकियों का जो सम आ रहा है वो आ रहा है 14 और 20 उससे ज़्यादा है। तो ये वो केस होगा जिसमें आपका रिजल्टेंट 0 पॉसिबल नहीं होगा और इसीलिए ये हमारा करेक्ट आंसर है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, ये जो भी पॉइंट्स मैंने बताए ये स्पेशली नीट एस्पिरेंट्स के लिए थे। और ये जो अभी क्लास चल रही है ड्रॉपर्स की, उसमें ऑब्जर्व करने के बाद मैंने नोटिस किया तो मुझे लगा कि ये मतलब एक स्टूडेंट फ्रेंडली चीज़ है कि इसको डिस्कस किया जाए कि जानते हुए भी, पढ़ाने के बावजूद भी बच्चे इन शॉर्टकट्स को यूज़ नहीं करते। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मुश्किल चीज़ें ही बताई जाएँ। जो आसान चीज़ें हैं और जिनको यूज़ करके हम काफ़ी प्रॉब्लम्स को जल्दी कर सकते हैं और जिसको हम इग्नोर करते हैं उसको याद भी दिलाना चाहिए। तो कॉम्प्लिकेटेड शॉर्टकट्स जो होते हैं, जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में यूज़ होते हैं, उसके साथ साथ आमतौर पे जो प्रॉब्लम्स में टाइम सेविंग शॉर्टकट्स हैं वो भी हमें इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करना चाहिए। इन्हीं तरह के कुछ और शॉर्टकट्स के साथ और स्टूडेंट फ्रेंडली टिप्स के साथ विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लिप। टिल देन, गुड बाय।